बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में आपको केपी में बजट की मंजूरी के हवाले से या केपी की सियासत के हवाले से दो अहम ख़बरें बताना चाहता हूँ जो इससे पहले आपने कहीं से नहीं सुनी होंगी, लेकिन वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। ज़ाहिर है आज जो कुछ केपी में हुआ है तो आज के व्लॉग में भी पहले ज़िक्र उसी का होना चाहिए। इमरान खान की वाज़ेह हिदायत के बरक्स खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने बजट पास कर लिया, जिस पर इस वक्त पीटीआई के कारकुनान के अंदर गम व गुस्से की एक लहर पाई जा रही है। ये बात बिल्कुल समझ से बालातर है कि बजट पास कराने की इतनी जल्दी क्यों थी। अभी माली साल ख़त्म होने में एक हफ़्ता बाकी था, फिर ना अभी वफाकी बजट पास हुआ ना किसी और सूबे ने बजट पास किया, तो खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करके सबसे नंबर 1 पोजीशन लेने की गंडापुर साहब को क्या जल्दी थी। अलीमा खान ने तो अली अमीन गंडापुर का बिल्कुल चैप्टर ही क्लोज़ कर दिया। उन्होंने तो कह दिया कि गंडापुर ने माइनस इमरान खान कर दिया है, और ये कहते हुए अलीमा खान साहिबा की आवाज़ जो थी वो भर्रा गई है। और उन्होंने कहा कि हमने उनसे भीख मांगी, बहुत मिन्नतें की कि अगर वो इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहे तो आप अडयाला के बाहर आ जाए। अलीमा खान ने कहा कि अगर पख्तूनख्वा के MPA बोझ नहीं उठा सकते इस सारे बयानिए का तो वो घर चले जाएं। गंडापुर ने तो कहा था कि हम सारे MPAs सुबह अडयाला जेल आ रहे हैं, तो अगर हम जैसे सुबह 10-10 घंटे यहाँ कड़ी धूप में खड़े रह सकते हैं तो ये लोग क्यों नहीं खड़े रह सकते हमारे साथ। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि कल केपी के बजट की मंजूरी मेरे लिए मुकम्मल तौर पर हैरान कुन थी। 22 जून को PTI की सियासी कमेटी ने खैबर पख्तूनख्वा पार्लियामानी कमेटी के फैसले की तौसीक की कि अगर खान साहब के साथ कोई मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती तो बजट को हत्तुल इम्कान हद तक तख़ीर से पास किया जाएगा ताकि मालियाती इंतशार से बचा जा सके। वैसे तो मुझे माफ़ कीजिएगा ये बात भी समझ नहीं आती कि कौन सा मालियाती इंतशार था जिससे बचना मकसूद था, और ये सारे इंतशारों से बचना जो है क्या PTI की ज़िम्मेदारी है। बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि अली अमीन गंडापुर ने पहले इमरान खान के फैसले की खुला खिलाफ वर्जी की, फिर अपनी पार्लियामानी पार्टी के फैसले की, फिर सियासी कमेटी के फैसले को जूते की नोक पे रखा। आखिर नाजरीन अली अमीन गंडापुर जो है वो किसके इशारों पे नाच रहे हैं। जब जब पार्टी को किसी फैसला कुन मोड़ पर पहुँचते हुए देखते हैं तब तब अली अमीन गंडापुर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर गुजरते हैं जिससे पार्टी को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचता है। मैं नाज़रीन कुछ कहना नहीं चाहता था, बहुत अरसे से मैंने बहुत सारी ख़बरें रोक रखी थी। मैं समझता था कि जो लोग इस मुल्क में रूल ऑफ़ लॉ के हामी हैं, जो मरूसी सियासत के मुखालिफ हैं, जो एक कॉज़ पर मुत्तफ़िक़ हैं, उनमें इंतशार की कैफियत पैदा ना हो। लेकिन आज अली अमीन गंडापुर साहब ने मजबूर कर दिया है कि सारी बातें खुल के कर दी जाए। नाज़रीन पहले गुज़िश्ता साल 5 अक्टूबर को अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो कारकुनों को इस्लामाबाद की सड़कों पर छोड़कर खुद निकल गए। उसके बाद 26 नवंबर को अचानक भाग गए, जिसके बाद कारकुनों को सीधी गोलियां मारी गई। अब 23 जून को उन्होंने फिर इमरान खान की खुला हुक्मदूली की है। सिर्फ अली अमीन अकेले नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अरकान PTI को इस पर शर्म आनी चाहिए जिन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट लेकर अपने सूबे को इमरान खान के लिए कूफा बना दिया। और सीधी सीधी बात यह है नाज़रीन कि इसमें से 70-80% अरकान ऐसे हैं जिनको अगर वो आज़ाद हैसियत में खड़े हों तो उनका हमसाया भी वोट ना दे, उनको घर वाले वोट ना दें। अब इतलात ये है नाज़रीन कि बजट पास होने से एक रोज़ पहले अली अमीन गंडापुर की नथिया गली के गवर्नर हाउस में मुल्क की अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई है, जिसमें अली अमीन गंडापुर ने यकीन दहानी कराई कि वो पूरे मुल्क में सबसे पहले बजट मंजूर करवाएंगे। नाज़रीन ये इस तासुर की या इस ख़बर की मैं पूरे यकीन के साथ तरदीद कर रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर की नथिया गली में मुलाकात ज़रूर हुई है, लेकिन वो मुल्क की आला तरीन शख्सियत से नहीं हुई। वो किससे हुई है ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन उन लोगों के साथ हुई है जो अपने ही लोग थे, और वही आज सबसे ज़्यादा अली अमीन गंडापुर के रवैये से दिल बर्दाश्ता थे, दिल गिरफ्ता थे। नाज़रीन इंतहाई अफसोस की बात है। और अली अमीन गंडापुर ने उन लोगों को जिनके साथ मुलाकात की थी गवर्नर हाउस नथिया गली में, उनको गलत बयानी करके
धोखाधड़ी से वहाँ पे बुलवाया था और फिर उनके साथ मुलाकात की थी। अब नाज़रीन हो सकता है यहाँ भी अली अमीन गंडापुर को बजट मंजूर ना कराने पर कुछ लोगों की ताकतवर हलकों की तरफ से नताइज से ख़बरदार किया गया हो सकता है इस मुलाकात में अली अमीन के समझदार भाई भी साथ हों और यही नहीं बजट पास कराने वाले बजट पास करने की ज़रूरत में होने वाली नवाज शाद का भी जिक्र किया गया हो। नाज़रीन एक बात मैं खुल के आपको बताना चाहता हूँ कि ताकतवर हलकों की तरफ से और हुकूमत की तरफ से सरकार की तरफ से अली अमीन गंडापुर साहब को ये यकीन दहानी करा दी गई है कि अगले कई साल तक इमरान खान जेल से बाहर आने वाले नहीं हैं। आप ये वाले 5 साल भी पूरे करेंगे और आइंदा भी आप इस सूबे के वज़ीर आला होंगे, ये मैं पूरे आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ। इसलिए अली अमीन गंडापुर साहब जो है बार बार ट्रैक से नीचे उतरते हुए नज़र आते हैं। बहरहाल नाज़रीन जो भी हुआ है अली अमीन के सियासी मुस्तकबिल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने अपने पाँव पे ना सिर्फ कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ा मारा है, हैवी किस्म का कुल्हाड़ा मारा है। इमरान खान को माइनस करने वाले तो खैर कई हैं जो अपने ज़ख्म चाट रहे हैं। अली अमीन और इक़्तिदार के पुजारी जो हैं वो तो अवाम लम्हों में निपटा देंगे, आप देख लीजिएगा। आज नाजरीन इमरान खान की, और मैं उससे पहले नाजरीन आपको ये भी बताता चलूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब का पिछले कुछ 1-1.5 महीने से, जब से बल्कि 2 माह से, जब से ये माइंस एंड मिनरल का मामला और फिर बजट की मंजूरी का मामला सामने आया है, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने बाकायदा ड्रामेबाजी की है। गंडापुर ने कई जगह पे नंगे चिट्टे झूठ से काम लिया है। एक बहुत मैं आपको ख़बर देता चलूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब ने लेट नाइट एक मुलाकात की स्पीकर केपी से, बाबर सवाती साहब से, और उनको कहा कि जी मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब ने कहा है कि स्पीकर से कहो कि वो माइंस एंड मिनरल बिल पास करे वरना इस्तीफ़ा दे दे। ये बात हैरत अंगेज़ थी, बिल्कुल शॉकिंग थी बाबर सवाती स्पीकर साहब के लिए। उन्होंने कहा कि मैं क्यों इस्तीफ़ा दूँ और मेरे पास क्या सबूत है कि इमरान खान साहब ने ये बात कही है। तो उन्होंने कहा कि दूसरी बात भी सुनो, इमरान खान ने यह भी कहा है कि अगर बाबर सवाती इस्तीफ़ा नहीं देता तो उसके खिलाफ अदम एतमाद ले आओ। इस पर बाबर सवाती साहब ने कहा कि ठीक है फिर आप मेरे खिलाफ अदम एतमाद ले आए। जब उन्होंने ये कहा तो फिर वो ठंडे हुए, फिर बार बार जोर देकर स्पीकर साहब ने कहा कि ठीक है आप मेरे खिलाफ लेके आए। फिर बाबर सवाती साहब ने कुछ लोगों से ये कहा कि मेरी आप इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं, लेकिन जिन लोगों से कहा वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि इमरान खान की बाबर सवाती साहब से, स्पीकर साहब से मुलाकात हो जाए, क्योंकि फिर तो सारे गुब्बारे में से हवा ही निकल जानी थी। तो ये मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इस हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो हर हद से गुजर चुके हैं, इसलिए उनसे कोई ज़्यादा खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। और नाज़रीन दूसरी तरफ केपी में पीटीआई के कारकुनान के इश्ताल का ये आलम है कि कुछ लोग इस खदशे का इज़हार कर रहे हैं कि अगर वो बग़ैर सिक्योरिटी के गंडापुर साहब बाहर आए तो कारकुनों के गम व गुस्से का उनको सामना करना पड़ेगा, उसकी शक्ल कुछ भी हो सकती है। अच्छा नाज़रीन, आज इमरान खान की बहनों ने इमरान खान से जेल में मुलाकात की, जिसके बाद गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान साहिबा ने बताया कि इमरान खान ने कहा है कि बजट पास करने से पहले खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था और बताना चाहिए था कि जमात का सरबराह इमरान खान है, हम उनसे बजट के लिए इजाज़त लेना चाहते हैं। फिर इमरान खान ने कहा है कि अब आपने बजट पास कर दिया है तो अब आप सुप्रीम कोर्ट जाओ और इजाज़त लेकर मेरे पास आओ और जो तरामीम मैं बताऊँ उनको जाकर पास करवाओ। इमरान खान ने कहा कि ये बजट हतमी बजट नहीं है, मैं इसमें जो तब्दीलियां करूंगा वो शामिल करना पड़ेगी। इमरान खान ने कहा कि बजट में बजट को सरप्लस क्यों दिखाया गया, इससे वफाक को सूबे का हक मारने का मौका मिलेगा। इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि IMF की शर्त थी और IMF की जो एड है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, बल्कि उन्होंने ये कहा इससे वफाक को सूबे का हक मारने का मौका मिलेगा। खान साहब ने भी उन गल्लां करने का तरीका आ गया ना असल में खान साहब। बहरहाल अच्छा नाज़रीन, दूसरी बात इमरान खान ने एक बार फिर बात को, सीधी बात आपको बताऊँ कि मामले को बिगड़ने से बचाया है, लेकिन ये कह के कि जी आप ये कर लें, लेकिन लगता है ये कि अली अमीन और गंडापुर और उनका नेटवर्क जिस तरह खुला कर सामने आ गया है, उससे ख़दशा यही है कि ये अब भी इमरान खान की हिदायत पर अमल नहीं करेंगे और इस मामले में भी लेतोलाल से काम लेंगे। बहरहाल अब जो भी हो, अली अमीन एंड कंपनी का सियासी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस देखते जाएँ कि होता क्या है और कब होता है। परवेज़ खटक, महमूद खान, शेर अफजल मरवत की मिसाल नाज़रीन ज़्यादा पुरानी नहीं है।
और भी कई बातें हैं बताने वाली। आने वाले दिनों में आपको बता दूंगा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो किस हद तक चले गए हुए हैं और क्या उनका यहाँ से वापस आना मुमकिन है। ये सारी उनकी बड़कें दावे ये आज खुल के सामने आ चुके हैं और सिर्फ उनके नहीं बल्कि केपी के बहुत से अरकान असम्बली जो हैं वो उनका रवैया कारकुनान के लिए इंतहाई अफसोसनाक साबित हुआ है। अच्छा नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 9 मई के तमाम मुकदमात में ज़मानतें खारिज कर दी हैं और ये फ़ैसला, अफसोसनाक फ़ैसला जो है ये जज साहब ने मुस्कुराते हुए सुनाया। जज साहब की मुस्कुराहट बहुत मानी खेज थी। कल जब फ़ैसला महफूज हुआ उसके बाद से जजेस के रवैये से लग रहा था कि उनमें फ़ैसला सुनाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। आज भी फ़ैसला सुनाने से पहले नाज़रीन हाई कोर्ट के बाहर प्रिजन वैन आके खड़ी हो गई। ये प्रिजन वैन भी अजीब चीज़ है, ये बिल्कुल मौके पे आके खड़ी होती है ये बिल्ली है, शिकार में ताड़ लगा के खड़ी होती है। शर्म नहीं आती सरकार को कि किस किस मौके पे ये क्यों किस बहाने प्रिजन वैन लेके जाते हैं। पुलिस की नाज़रीन भारी नफरी तलब की गई थी। पहले जजेस ने अपने मामूल के मुकदमात सुने और उसके बाद 2 लाइनों का फ़ैसला पढ़कर चले गए। फ़ैसले के वक्त एक और तकलीफ दे बात ये थी कि कमरा अदालत में ना इमरान खान को कोई वकील मौजूद था और ना ही कि रुकने असम्बली और ना कोई टिकट होल्डर वहाँ देखा गया, जो गुज़िश्ता रोज़ भारी तादाद में देखे गए थे। कानून की रोज़ है नाज़रीन, ये इंतहाई मज़का खेज़ फ़ैसला, इंतहाई भोंडा फ़ैसला था जिसे सुनाने में हाई कोर्ट ने 1 साल लगा दिया। नाज़रीन, इसमें एक ऐसे शख्स की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद की गई है जो वक़ूआ के मौके पर सरकारी तहवील यानी हिरासत में था, परिंदा पर नहीं मार सकता था वहां। यह दुनिया की तारीख का वाहिद केस होगा नाज़रीन जिसमें अयानत जुर्म यानी जुर्म में मदद देने की दफात के तहत ही दर्ज मुकदमे में 2 साल से ज़मानत नहीं दी जा रही। हालांकि जिन मुकदमात में मुलजिमों ने अपने हाथ से कत्ल किया हो, अदालतें हतमी फैसला आने तक मुलजिम की ज़मानत आमतौर पर मंजूर कर लेती हैं, मगर इमरान खान को यह कानूनी सहूलत भी हासिल नहीं। और सबसे बढ़कर इस मुकदमे में भी सरकार के पास वही शोरा आफाक 2 कांस्टेबल गवाह हैं जिनकी कहानी मैं सुना कर थक गया हूँ। मैं हैरान हूँ नाज़रीन कि अदालत आलिया के जजेस के सिवा बाकी सबको इस केस की अच्छी तरह से समझ आ गई है, बच्चे को समझ आ गई है। नाज़रीन, जब से 26वीं तरमीम आई है किसी एक केस में भी सरकार के खिलाफ फैसला नहीं आया। फेस सेविंग के लिए आ जाता कि चलो जी बराबरी का बैलेंस करने के लिए कोई 1-2 केसेस पीटीआई के हक में भी कर देते ना। ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये लोअर और आला अदलिया के जजेस ने शायद फैसला कर लिया है कि अगर तरक्की पानी है तो सरकार को हर हाल में खुश रखना है। सरकार को खुश रखने की कोशिश में इन्हीं जजेस ने अपने साथी जजेस को भी इंसाफ देने से इनकार कर दिया था। मुल्क के हालात नाज़रीन बहुत ख़राब है, मगर अदलिया के हालात तो नाकाबिले बयान हद तक ख़राब है। अदालतों से मिलने वाला पैगाम यही है, जागते रहना, साढ़े ते ना रहना। नाज़रीन, इमरान खान का खौफ कितना है सरकार के सर पे, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि उन्हें खान को जेल में रखना मौजूदा रजीम के लिए क्यों नागुज़ीर है। ज़रूरी नहीं, नागुज़ीर है, ज़िंदगी मौत का मामला है। इस बारे में राना सनाउल्लाह ने कल खुलकर बात कर दी है, खुलकर कह दिया। हामिद मीर के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आप इमरान खान, जब हामिद मीर ने राना सनाउल्लाह से कहा कि आप इमरान खान के साथ अच्छा नहीं कर रहे, कल वो रिहा होगा तो आपके साथ ऐसा ही करेगा। जिस पर राना सनाउल्लाह का कहना यह था कि हमें पता है कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो वो हमें रगड़ा देगा, इसलिए जब तक हम रख सकते हैं उसको अंदर, हम जितना ज़ोर लगा सकते हैं हम उसको अंदर रखेंगे। नाज़रीन, अंदाज़ा करें, जस्ट आप एक लम्हे के लिए भूल जाए कि कौन सी नून लीग और कौन सी पीपल्स पार्टी है। कोई सीनियर पॉलिटिशियन जो एमएनए रहा हो, जिसने वजारतें, वफाकी वजारतें एंजॉय की हों, एक सीनियर आदमी हो जैसा भी है, जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ रखता है, क्या वो टीवी पे बैठ के ऐसी बात कह सकता है? हम उसको रखेंगे अंदर, जब तक रख सकते हैं उसको रगड़ा देंगे। अस्तगफिरुल्लाह। अगर किसी के दिल में भी बात हो तो वो ये ज़बान पर नहीं लाता और टीवी पे तो बिल्कुल ही नहीं लाता।
अब राना सनाउल्लाह के इस बयान से नाज़रीन पता चल गया कि इमरान खान ने रिहा होना है या नहीं, इससे अदालतों का कोई ताल्लुक ही नहीं है। राना सनाउल्लाह ने साफ साफ कह दिया कि इमरान खान को जेल में रखने के लिए जितना ज़ोर हम लगा सकते हैं लगाएंगे और उन्हें अंदर ही रखेंगे। लोग खामखा अदालतों से उम्मीद लगाए बैठे हैं, इमरान खान अवामी ताकत से ही जेल से बाहर आएगा, सीधी बात है। अच्छा नाज़रीन, दूसरी तरफ आप देखें कि ऐसे लोगों के साथ होता क्या है जो कानून को जूते की नोक पे रखते हैं, जो तब मतलब सरकार के कहने पर मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देख के बिल्कुल आइन और दस्तूर को तमाशा बना देते हैं। उनके साथ फिर होता क्या है? बांग्लादेश के साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर KM नूरुल हुदा को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के वक्त नाज़रीन लोगों की बड़ी तादाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के घर के बाहर जमा हो गई। लोगों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के गले में जूतों का हार डाला, लोगों ने उन पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रेस्क्यू किया और वहाँ से निकाल कर ले गई। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अदालत में पेश किया गया तो उनके सर पे हेलमेट पहनाया गया ताकि अदालत ले जाते हुए उन्हें लोगों के गैज़ो गज़ब और इश्ताल से बचाया जा सके। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर KM नूरुल हुदा ने इंतखाबात के दौरान अपोजिशन उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए थे और इलेक्शन के रोज़ भी हुक्मरान हसीना वाजिद के गुंडों को धांधली की खुली छुट्टी दी हुई थी। बहरहाल अल्लाह ही मालिक है नाज़रीन, इस वतन इस मुल्क के खुदादात का, अल्लाह ताला रहम फरमाए नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन, अब जिक्र हो जाए जंगबंदी का। ईरान और इसराइल में 12 रोज़ के बाद बिल आखिर जंगबंदी हो गई है। कितने दिन जारी रहती है कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। एक दिन जंग होती है, अगले दिन नहीं होती। ट्रंप कुछ कहता है, ज़मीन पर कुछ और नज़र आता है। अगरचे जंगबंदी के बाद भी दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पे मिसाइल फायर किए हैं। फिर ट्रंप ने कभी कहता है मैं इसराइल के ख़िलाफ़ हूँ, कभी कहता है मैं ईरान के ख़िलाफ़ हूँ, कभी कहता है मैं दोनों के हक़ में हूँ, कभी कहता है मैं दोनों के ख़िलाफ़ हूँ। कोई ट्रंप की समझ नहीं आंडे की कहता है तो की करता फिरता। मगर इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसके बाद जो रद्द अमल आया है उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुकम्मल सीज़ फायर जो है वो शायद बिलाखिर हो ही जाए, क्योंकि ट्रंप ने बड़े ही फातिहाना अंदाज में जंगबंदी का ऐलान किया है। तो अगर ट्रंप अपनी इज़्ज़त बचाना चाहता है तो उसको इस जंगबंदी पर अमल करवाना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान और इसराइल ने बड़ी हिकमत और दानिशमंदी का मुजाहरा किया है और जंगबंदी पर आमादगी ज़ाहिर की। ऐसा ना होता तो मशरिक़ वस्ता में बहुत बड़ी तबाही हो जाती। जंगबंदी के बाद ईरान और इसराइल दोनों ने अपनी अपनी फ़तह का ऐलान किया है। इसराइल का दावा है कि उसने ईरान की एटमी तनसीबात को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। वैसे ये दावा ट्रंप का भी है, लेकिन जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है दुनिया की, वो इस बात की तस्दीक करने के लिए तैयार नहीं है। अब वो कई साल तक, उनका कहना है, इसराइल का कहना है कि ईरान कई साल तक एटमी सलाहियत हासिल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दूसरी तरफ ईरान भी अपने आप को फातेह करार दे रहा है। गैर जानबदारी से बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखा जाए तो ईरान के दावे में मुझे तो कोई ऐसा सुकम नज़र नहीं आता, उसका दावा गलत नज़र नहीं आता। इस 12 रोज़ा जंग ने ईरान के एतमाद में नाज़रीन बेपनाह इजाफा किया। ईरान ने तनहा 12 रोज़ तक इसराइल नहीं अमेरिका का भी भरपूर मुकाबला किया है। ईरान ने इसराइल के नाकाबिले शिकस्त होने के तसव्वुर को पाश पाश कर दिया और ये सबसे बड़ी कामयाबी है ईरान की, सबसे बड़ी कामयाबी है। इसका इमेज का बेड़ा गर्क करके रख दिया ना। कई ताकतें इस पूरी दुनिया में अर्जी भाई यही है कि ये सबसे बड़ी ताकत है, ये नाकाबिले शिकस्त है, कोई इसकी तरफ आँख उठा के नहीं देख सकता। और जब जैसे गांव का चौधरी होता है और जब वो चपेड़ खाने पे आता है तो किसी मसली से भी चपेड़ खा लेता है। तो बिल्कुल इसराइल के मतलब खुदा न खासा किसी को नहीं कह रहा, मतलब ऐसे ही हुआ है कि ईरान के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कोई 12 दिन खड़ा हो जाएगा। उसने चपेड़े मारी हैं इसराइल के मुँह पर और टका के मारी हैं। तो जो नाकाबिले शिकस्त होने का तसव्वुर तोड़ दिया है ना, ये ईरान की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ी ये उसकी फतह है। अब नाज़रीन, अरब इसराइल की 2 जंगों के बाद ये पहला मौका था कि इसराइल को किसी मुसलमान मुल्क से जंग करना पड़ी थी। पहली बार ईरान ने इसराइल में पहली बार ऐसा हुआ कि जहाँ चाहा हदफ को निशाना बनाया। इसराइल के शहरियों ने ऐसा खौफ और राज पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा खौफ था कि अगर मुमकिन होता तो इसराइल की आधी आबादी जो है मुल्क छोड़कर भाग जाती। पौनी तो फिर भी भाग गई होगी, 1/4 तो फिर भी भाग गई होगी। अब जंग का नतीजा ये निकला है कि अमेरिका और इसराइल मिलकर भी ईरान को शिकस्त नहीं दे सके। देखिए ना, ऑन बुक्स देखे, कागज़ पे देखे, स्क्रीन पे देखे तो यही है ना कि दोनों मुल्क मिलकर भी ईरान को हरा नहीं सके। ना ईरान में हुकूमत तब्दील हुई है, ना खाना जंगी हुई है। उल्टा ईरानी रजीम की जड़ें जो है वो वहाँ पे मज़ीद गहरी हो गई हैं, जहाँ पे रजीम चेंज का मंसूबा लेके आए थे। और नाज़रीन, मैं आपको ये भी बता दूँ, रजीम चेंज की कोशिश जारी रखेगा अमेरिका, लेकिन
उसमें मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो है वो किसी तौर भी कामयाब हो पाएगा। बल्कि अब तो दूसरी तरफ से उल्टी ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि इसराइल के अंदर जूतियों में दाल बटने लगी है। इसराइली शहरी अपने वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ईरान से ज़्यादा अपना दुश्मन करार दे रहे हैं। इस जंग बंदी के बाद नेतन्याहू का नाज़रीन बुरा वक्त शुरू होने वाला है। नेतन्याहू और उनकी बीवी सारा और उनके बेटे पर करप्शन के बहुत सीरियस किस्म के इल्ज़ामात हैं, संगीन इल्ज़ामात हैं। नेतन्याहू अपनी अदलिया से भी जंग छेड़ी हुई है उसने। जैसे जैसे हालात नॉर्मल होंगे तो इसराइल के अंदर से भी नेतन्याहू का मुहासबा शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन बात वही है कि ईरान में तो क्या रजीम चेंज होनी थी, उल्टा इसराइल में रजीम चेंज की बातें होने लग गई हैं। और नाज़रीन आखिर में असद साहब के दो ऐन हस्बे हाल शेर सुन लें, आप खुद ही समझ जाएंगे किसके बारे में है। जान जाती रहे जान जानी तो है, जान जाती रहे जान जानी तो है, मेरे दिल पर तेरी हुक्मरानी तो है। तू मेरे वास्ते जिस तरह है खड़ा, तू मेरे वास्ते जिस तरह है खड़ा, कुछ भी हो ये तेरी मेहरबानी तो है। कोई बरसों में सदियों की जंग लड़ गया, कोई बरसों में सदियों की जंग लड़ गया, खुश रहो तुमने ये बात मानी तो है, खुश रहो तुमने ये बात मानी तो है। मैं तुझे अपने अश्कों का दूंगा खिराज, मैं तुझे अपने अश्कों का दूंगा खिराज, मेरी आंखों में अब इतना पानी तो है। लाख दिल में छुपाता फिरूं इश्क में, लाख दिल में छुपाता फिरूं इश्क में, मेरे चेहरे पे तेरी कहानी तो है, मेरे चेहरे पे तेरी कहानी तो है। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।